मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया है। तब से ही आरक्षण का विरोध होना शुरू हो गया है। हालांकि आरक्षण का विरोध नया नहीं है, ये आज़ादी के समय से ही चलता आ रहा है। और विरोध भी कौन कर रहा है? विरोध वही लोग कर रहे हैं जो खुद ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत 10% आरक्षण लेकर के एससी, एसटी और ओबीसी से भी ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। अभी हाल ही में रेलवे का एक रिजल्ट जारी हुआ था, एएलपी का, लोको पायलट का। उसमें एससी, एसटी और ओबीसी से भी कम कट ऑफ ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का गया था। मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या योग्यता सिर्फ अंकों का खेल है या फिर हमारी सदियों पुरानी सामाजिक सच्चाई का आईना है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आरक्षण को कभी सिर्फ पिछड़ेपन की पहचान माना जाता था, आज वही आरक्षण आर्थिक कमजोरी की नई परिभाषा बन गया है? सवाल बड़ा सीधा है, लेकिन जवाब सदियों से उलझा हुआ है। क्या यह सच है कि कुछ साल पहले तक जब देश का कोई भी नौजवान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जब कोई बड़ी सरकारी दुर्घटना होती थी तो दबी जुबान में यह बात कही जाती थी कि क्या करे, आरक्षण वालों को नौकरी मिलेगी तो ऐसा ही होगा। वे अपनी काबिलियत पे नहीं बल्कि आरक्षण के दम पर आए हैं। आरक्षण को हमेशा मेरिट का दुश्मन बताया जाता रहा है। तो अब जब आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिल रहा है और उनके कट ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी से भी कम आ रहे हैं, तो क्या वही पुराने तर्क अब उन पर भी लागू होंगे? क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है जो समाज की गहरी दरारों को उजागर करता है? और इसी बीच ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में 27% करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा को पार कर कुल 73% तक पहुंचा रहा है। आरएसएस और बीजेपी के भीतर एक नई जंग छिड़ रहा है कि आरएसएस भाजपा आरक्षण विवाद में सामाजिक न्याय जीतेगा। तो आज हम उसी आरक्षण विवाद पर बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आप इसी तरह का कंटेंट हमारे चैनल पर देख सकें। सबसे पहले भारत में आरक्षण व्यवस्था की उन गहरी जड़ों में जाते हैं जहां से आरक्षण की जरूरत पैदा हुई। क्या आप जानते हैं कि जाति प्रथा भारत में हजारों साल पुरानी है? वेदों, उपनिषदों और मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, जिसको ज्ञान और पूजा के लिए माना गया था, क्षत्रिय, शासन और युद्ध के लिए, वैश्य, व्यापार के लिए, और शूद्र, सेवा करने के लिए। लेकिन यह सिर्फ जातियों का बंटवारा नहीं था, यह एक कठोर पद क्रम था जहां शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया और दलितों, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था, इनको तो इस व्यवस्था से ही बाहर माना जाता था। उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, शिक्षा नहीं मिलता था, संपत्ति पर भी अधिकार नहीं था। सदियों से यह समुदाय शोषित रहे हैं। क्या आपको पता है कि प्राचीन भारत में दलितों को गांव के बाहर रहना पड़ता था और उनकी छाया भी अपवित्र मानी जाती थी? यह असमानता इतनी गहरी थी कि ब्रिटिश काल तक जारी रही। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने जातीय आधारित जनगणना शुरू की, जो पहली 1871 में हुई। इससे पता चला कि भारत की आबादी का 20 से 25% दलित और आदिवासी थे, जो सबसे ज्यादा वंचित थे। लेकिन ब्रिटिशों ने भी इसे असमानता को देखा और कुछ कदम उठाए। 1902 में मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण लागू किया गया, क्योंकि ब्राह्मणों का शिक्षा और सरकारी नौकरियों पर एकाधिकार था। मात्र 3% ब्राह्मण 70% पदों पर काबिज थे। 1921 में मैसूर राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया। यह भारत में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआती अवधारणा थी, जो समानता को सुधारने का प्रयास था। लेकिन क्या यह आसान था? नहीं, क्योंकि वर्चस्ववादी तत्व हमेशा विरोध करते रहे हैं। अब स्वतंत्र भारत की ओर बढ़ते हैं, जहां आरक्षण संवैधानिक रूप लेता है, लेकिन विवादों की जड़ भी बनता है। 1947 में आज़ादी तो मिली, लेकिन जातिगत भेदभाव नहीं मिटा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो खुद दलित समुदाय से थे और संविधान के मुख्य आर्किटेक्ट थे, उन्होंने संविधान सभा में जोर दिया कि एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान जरूरी हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 16 सरकारी और नौकरियों में समान अवसर, अनुच्छेद 335 एससी एसटी के लिए दावों पर विचार में एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। शुरू में एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण तय हुआ, जो जनसंख्या अनुपात पर आधारित था। लेकिन क्या लागू होते ही स्वीकार कर लिया गया? बिल्कुल नहीं। विरोध की लहर उठी। स्वर्ण वर्गों ने कहा कि इससे मेरिट यानी योग्यता खत्म हो जाएगी। 1951 में चंपकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास के आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन था। तब सरकार ने पहला संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद 15(4) जोड़ा, जिसने पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति दी। यह आरक्षण की लंबाई का पहला बड़ा दौर था, लेकिन समाज में मजाक उड़ना शुरू हो गया। लोग कहते थे आरक्षण से आए लोग कम योग्य होते हैं, इसलिए दुर्घटनाएं होती है।
1970-80 के दशक में अखबारों में ऐसी खबरें आम थी, मगर कोई बस दुर्घटना होती और ड्राइवर SC/ST होता तो तुरंत आरक्षण को दोष दिया जाता। इसी पूर्वाग्रह की जड़ों को समझने के लिए अब OBC की कहानी पर आते हैं, जो भारत में आरक्षण व्यवस्था की अगली बड़ी लड़ाई थी। 1979 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने मंडल आयोग गठित किया, जिसकी अध्यक्षता बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने की। आयोग ने 11 मानदंडों पर आधारित जांच की। सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक पिछड़ापन। 1980 की रिपोर्ट में पाया गया कि भारत की 52% आबादी OBC है, जो सदियों से वंचित रही है। सिफारिश की गई कि OBC को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण मिले, मतलब कुल 49.5% तक, SC/ST के साथ मिला करके। लेकिन लागू होने में 10 साल लगे। 1990 में BP सिंह की सरकार ने इसे लागू किया तो पूरे देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। छात्रों ने आत्मदाह किए, सड़कें जाम की। स्वर्ण समाज ने कहा इससे मेरिट खत्म हो जाएगी और देश पिछड़ जाएगा। 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 27% OBC आरक्षण को मंजूर किया, लेकिन क्रीमी लेयर यानी OBC में जो अमीर होते हैं उनको बाहर रखा गया और कुल आरक्षण 50% की सीमा तय की। फिर भी मजाक जारी रहा। सोशल मीडिया से पहले बातचीतों और अखबारों में OBC को आरक्षण वाले कहकर हंसी उड़ाई जाती थी। अगर कोई फैक्ट्री हादसा होता और OBC कर्मचारी शामिल होता उसमें, तो कहा जाता आरक्षण की वजह से गलती हुई है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO की 2020 रिपोर्ट से पता चलता है कि आरक्षण के बावजूद SC की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी 13% है, ST की 4% है, OBC की 14% के आसपास है, जबकि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। SC 16.6%, ST 8.6%, OBC 41%। 2011 जनगणना के अनुमान के अनुसार तो आरक्षण में मेरिट खत्म नहीं किया बल्कि अवसर दिए हैं। फिर भी 2000 के दशक की फिल्मों जैसे आमिर या रंगीला में आरक्षण पर व्यंग दिखाया जाता है। स्वर्ण कहते हैं हमारी मेहनत बेकार हो जाती है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि 1950 में SC की साक्षरता दर 10% थी, जबकि सवर्णों की 40%। आरक्षण ने इसे बदला। 2011 में SC साक्षरता दर 66% तक पहुंच गई। 2021 में 74%। यह प्रगति की कहानी है, लेकिन पूर्वाग्रह नहीं मिटा। अब इस पूर्वाग्रह में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है 2019 का EWS आरक्षण। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वही स्वर्ण वर्ग जो दशकों से SC/ST OBC आरक्षण का विरोध करता रहा, अब खुद आरक्षण ले रहा है। मोदी सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के जरिए EWS के लिए 10% आरक्षण लागू किया। यह SC/ST OBC से अलग है, स्वर्णों के गरीब हिस्से के लिए है। योग्यता जिसका है परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम, 5 एकड़ से कम कृषि भूमि, 1000 स्क्वायर फीट से कम घर, यह 50% की सीमा को पार करता है। लेकिन 2022 में जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध ठहराया। EWS में आयु छूट नहीं है, लेकिन कट ऑफ में व्यवहारिक लाभ मिलता है, क्योंकि 10% सीटें अलग है। अब चौंकाने वाली बात है हालिया रेलवे लोको पायलट भर्ती में EWS कट ऑफ विवाद, जहां EWS के कट ऑफ SC/ST OBC से भी कम आए। रांची बोर्ड में OBC कट ऑफ 70, EWS 58, SC 65, EWS SC से 7 तक कम है। चेन्नई में EWS 56, SC 69, 13 अंक कम। अजमेर में OBC 77, EWS 68, SC 74, EWS SC से 7 अंक कम। जम्मू में OBC 70, EWS 54, SC 69, 15 अंक कम। क्या यह दोहरावाद नहीं है? वही लोग जो कहते थे आरक्षण से कम योग आते हैं, ट्रेन दुर्घटनाएं होंगी, अब EWS से आ रहे हैं और उनका कट ऑफ और कम है। लेकिन अब कोई नहीं कहता कि EWS वाले कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि EWS मुख्यतः स्वर्ण है। NSSO 2022 रिपोर्ट कहती है कि EWS में 80% स्वर्ण है। क्रिटिक्स कहते हैं कि 8 लाख आय सीमा ज़्यादा है, औसत भारतीय आय 1.5 लाख है, फिर भी यह लागू है। यह हिपोक्रेसी उजागर करता है कि पूर्वाग्रह जाति आधारित है, न कि आर्थिक। कट ऑफ कम होता है, ठीक SC/ST OBC जैसा, लेकिन पहले मजाक सिर्फ उनका उड़ाया जाता था। यह हिपोक्रेसी सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं है, पूरे समाज में फैली हुई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने OBC समुदाय के लंबे समय से चले आ रहे आंदोलनों, सामाजिक दबाव और सभी राजनीतिक दलों की सहमति के बाद OBC आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला लिया है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कई राज्यों में अभी तक लागू नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में यह कदम उठाने से कुल आरक्षण 73% तक पहुंच जाएगा।
SC 16%, ST 20%, OBC 27%, EWS 10%। यह सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा को पार करता है, जो 1992 के इंदिरा साहनी मामले से तय हुई थी। लेकिन क्या यह नया है? नहीं। 2019 में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश लाकर ओबीसी को 27% किया था, लेकिन अदालत में चुनौती दी गई। अब मोहन यादव की बीजेपी सरकार ने इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया है। 28 अगस्त 2025 को भोपाल में सर्वदलीय बैठक हुई, जहां बीजेपी, कांग्रेस, सपा, सीपीआईएम, आप समेत सभी दलों ने सहमति जताई। सीएम यादव ने कहा कि सभी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पक्ष रखेगी। कांग्रेस ने इसे अपनी जीत बताया, क्योंकि उन्होंने 2019 में शुरू किया, लेकिन जैसे ही खबर फैली, आरएसएस और बीजेपी के कुछ जातिवादी वर्चस्ववादी तत्वों ने हमला बोल दिया। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, गालियां, नफरती अभियान शुरू हो गए। कुछ ने यादव को रामद्रोही और हिंदू विरोधी कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में 1983 की महाजन कमेटी रिपोर्ट के हिस्सों का जिक्र था, जिनमें कथित रूप से हिंदू रीति रिवाजों पर टिप्पणियां थी। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी ने सफाई दी कि ये टिप्पणियां सरकार के हलफनामे का हिस्सा नहीं है, बल्कि महाजन रिपोर्ट के उदाहरण है और सरकार उनसे सहमत नहीं है। बीजेपी ने इसे शरारती तत्वों की अफवाह बताया और सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई। दिलचस्प बात यह है कि उसी महाजन कमेटी ने ओबीसी आरक्षण को 35% तक बढ़ाने की सिफारिश की थी और बाद की समितियों ने भी दोहराई थी, लेकिन पिछली बीजेपी कांग्रेस सरकारों ने लागू नहीं किया। और अब जब मोहन यादव ने किया तो ईडब्ल्यूएस लाभार्थी और समान वर्ग के कुछ लोग विरोध में उतर रहे हैं। वे इसे मेरिट विरोधी, विकास विरोधी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी को निशाना बनाते हुए बोल रहे हैं कि यह सामान्य वर्ग के युवाओं के साथ धोखा है। कुछ ने सीएम को पर्ची सीएम कहा। बीजेपी और आरएसएस के कुछ ईडब्ल्यूएस लाभार्थी और जातिवादी तत्व यादव और बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। वे कहते हैं कि 73% आरक्षण से समान वर्ग को 27% सीटें मिलेंगी, जो सभी के लिए खुली है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वे ओबीसी आरक्षण में देरी कर रहे हैं और बीजेपी आरएसएस मूलतः ओबीसी विरोधी है। लेकिन सीएम मोहन यादव ने 14 सितंबर 2025 को ओबीसी सभा से मिलकर आश्वासन दिया है कि सरकार 27% के लिए प्रतिबद्ध है, सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ेगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी के बहुजन नेता क्या करेंगे? क्या वे दबाव में झुकेंगे या ओबीसी हक के लिए खड़े रहेंगे? ओबीसी मध्य प्रदेश की 51.8% आबादी है। 1925 में स्थापित आरएसएस, जो हिंदुत्व पर जोर देता है, क्या सामाजिक न्याय के साथ खड़ा होगा या वर्चस्ववादी तत्व जीतेंगे? क्योंकि ईडब्ल्यूएस मुख्तः स्वर्ण है और अब ओबीसी बढ़ोतरी से उनका विरोध बढ़ गया है। और अंत में आपसे मेरा एक सवाल, क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए? मेरा मानना है कि नहीं, क्योंकि असमानता अभी भी बनी हुई है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।